उस क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं सीपीसी की हिस्ट्री और प्रीएम्बल। डोंट इग्नोर दिस क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। दिस इज व्हाट द सीपीसी क्लास सेकंड, है ना। तो कल की क्लास में हम लोगों ने किया था मीनिंग ऑफ द सब्सटेंटिव लॉज एंड द प्रोसीजर लॉज, और उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो हम लोगों ने समझे थे। नाउ टुडे वी आर कमिंग बैक टू व्हाट, वी आर कमिंग बैक टू दी सीपीसी। नाउ सीपीसी के बारे में हम लोगों ने समझना है। तो सीपीसी इज व्हाट, सीपीसी इज ए प्रोसीजरल एक्ट, एडजेक्टिव लॉ कह लीजिए, प्रोसीजर लॉ कह लीजिए। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करने से पहले कई बार ऐसे जैसे यूपी स्टेट हुआ, एमपी हुआ, कोई भी स्टेट हुई है, कई बार एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको। तो हल्के फुल्के आपको हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स हिस्ट्री के आपको आने चाहिए। जैसे नंबर 1 नोट कर लीजिए उसको, बस ये जैसे बिफोर 1859 क्या सिचुएशन थी, देयर वाज नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बिफोर 1859 देयर वाज नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्यों? बिकॉज देयर वर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ सीपीसी in different parts of country. First uniform CPC was enacted in 1859. ये आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है कि जब पहली सीपीसी कब एग्जिस्टेंस में आई, दैट वाज द 1859। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, आई मूव फॉरवर्ड, ठीक। बट दिस वाज नॉट एप्लीकेबल टू द होल ऑफ द इंडिया, ऐसे मान लीजिए, बस इसी को पॉइंट आउट कर लीजिए। 1859 में फर्स्ट सीपीसी आई है। सेकेंड सीपीसी केम, न्यू कोड वॉज इनेक्टेड इन 1877, ये सब मैंने नोट्स में दे रखा है। एंड अनदर कोड वॉज इनेक्टेड इन 1882, ओके अगेन, एंड दिस वॉज अगेन अमेंडेड टाइम टू टाइम। एंड 1908, इन 1908 द प्रेजेंट कोड ऑफ सीपीसी वॉज इनेक्टेड। सो फर्स्ट इज व्हाट, 1859, राइट डाउन पीपल फिल्म्स। पहली सीपीसी 1859 में, सेकंड सीपीसी 1877 में, देन 1882 एंड 1908 में फाइनल सीपीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो दीज 3-4 ईयर्स शुड बी इन योर नोटबुक। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा इसमें। इसके बाद में आपके कुछ आते हैं अमेंडमेंट्स के लिए। तो व्हेन इट वाज अमेंडेड 1951, 1956, 1976, बट वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वाज मेड in 2002 and this was on the recommendation of जस्टिस मलिमत कमेटी। जस्टिस मलिमत कमेटी के बेस पर, रिकमेंडेशंस के बेस पर ये एक अमेंडमेंट्स हुए थे थोड़ा एक्सपेडाइट करने के लिए। और जस्टिस मलिमत कमेटी पर भी क्वेश्चन पूछे आया है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1999 के और 2002 का ये अमेंडमेंट लाया गया था। जस्टिस मलिमत कमेटी को मत भूलिएगा, यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन मिलना है, कई बार पूछता है इस तरीके से आपसे। इसके बाद में भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं 2015 में, 17 में, 18 में। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा आपकी एक लाइन चेंज की गई है। इट इज़ नाउ मेड एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। मैं नोट्स में भी दे रखी है, वहीं पर आप लोग इसको लिख लीजिए, पी फॉर प्रीलिम्स कर लेंगे आप लोग। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रीएम्बल। एंड प्लीज़ देखिए, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, मेंस के लिए भी। बाकी अदर एक्ट की जो प्रीएम्बल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओनली फॉर प्रीलिम्स, या फिर एज एन एडवोकेट अगर आप जा रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स करने, तो प्रीएम्बल का आप सहारा आर्ग्यूमेंट्स में ले सकते हैं। कभी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस का सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज जुडिशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीएम्बल ऑफ द सीपीसी इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। तो प्लीज रीड द प्रीएम्बल एंड सी दिस। व्हाट इज दिस? वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट, दो वर्ड है देखिए, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। Whereas it is expedient to consolidate and amend the laws, which laws? Relating to the procedure of the courts of civil procedure, it is hereby enacted as follows. तो यहाँ पर प्लीज ये जो वर्ड्स हैं कंसोलिडेट एंड अमेंड, राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए क्या लिखा है इसमें। Whereas it is expedient to consolidate and amend the laws. लॉज कौन से? लॉज रिलेटिंग टू दी प्रोसीजर ऑफ द सिविल कोड।
सिविल कोर्ट में यूज़ होने वाले जो लॉज हैं, प्रोसीजर से रिलेटेड लॉज हैं, उनको कंसोलिडेट करना मीन्स उनको कलेक्ट करना एंड अमेंड करना एंड कंसोलिडेट करना एक्सपीडियंट बोलते हैं, समीचीन होगा, मीन्स इट इज़ रिक्वायर्ड एट इट इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम दैट द लॉज रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर शुड बी अमेंडेड एंड कंसोलिडेटेड। ये इस समय की ज़रूरत है, उस समय का जो टाइम है 1908 का जो टाइम है, उस समय ऐसा महसूस किया गया कि अभी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट किया जाए और उनको कंसोलिडेट किया जाए। देयरफॉर दिस कोड इज बीइंग इनेक्टेड। देयरफॉर यहाँ से जो आपको ये जो वर्ड है यहाँ से क्या चल रहा है पता कि ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कंसोलिडेट करना और अमेंड करना लॉज रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड लॉज को अमेंड करना और कंसोलिडेट करना। तो दो वर्ड हैं यहाँ पर, अमेंड है और कंसोलिडेट है, इसको ध्यान रखना। यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है एंड राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। कैसे क्वेश्चन आएगा? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीपीसी इज ऑप्शन ए टू अमेंड द लॉज रिलेटेड टू सिविल प्रोसीजर, नंबर 2 टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर, ऑप्शन सी बोथ। तो यहाँ पर दोनों वर्ड हैं, कंसोलिडेट भी हैं और अमेंड भी हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ये कर लेंगे कंसोलिडेट एंड अमेंड। तो आप लोग इसको नहीं भूलेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड इज व्हाट, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज। ये 2 वर्ड्स हैं, इनको याद रखेंगे आप लोग। राइट डाउन पी फॉर प्लेब्स। अगर आपने कंसोलिडेट का मतलब समझना हो, कंसोलिडेट का मतलब होता है टू कलेक्ट द लॉज रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक जैसे सब्जेक्ट पर जो लॉज हैं उनको एक साथ कलेक्ट करना और उनको एक ब्रैकेट में, एक कोड में एक साथ करना। तो उस समय जितने भी डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द जो भी सीपीसी से रिलेटेड, मतलब प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी एक्ट थे उन सबको कलेक्ट किया गया और फिर एक साथ इस प्रेजेंट सीपीसी में आपको कंसोलिडेट करके एक साथ कर दिया गया। तो ध्यान रखना, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब आगे आ जाएगी जो मेन बात है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है, द कोड ऑफ सीपीसी इज ए कंसोलिडेटेड कोड, वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। कैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं इसमें, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, अब इसको समझ लीजिए। यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी है और फैक्ट्स भी हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज द स्कीम ऑफ द कोड, और इसी से आपको डर लगता है क्योंकि जितने भी अदर एक्ट्स हैं वहाँ पर कोई स्कीम समझने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट देयर आर सेक्शंस फ्रॉम, यू विल रीड द प्रीएम्बल देन सेक्शन 1 to end, बट हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्कीम ऑफ द सीपीसी। व्हाई इट इज सो? बिकॉज you see there are sections, one portion is of sections, other portion is of what, other portion is of orders and rules. So how should we read them? What is the value? What do you mean by why they have put all the sections together, why they have made a separate section for orders and rules, and there should be something important for that, and that is what the scheme of the CPC. Again I will say it is important for your understanding, important for your prelims, but not important for your mains. ये आपको मैं देखो हर लाइन में बताता हूँ, हर सेक्शन में बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों कि अगर आपने एक बार ये समझ लिया कि विच सेक्शन विच पार्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट एग्जाम, तो दैट इज द रियल कोचिंग। अदरवाइज तो खुद भी पढ़ लेंगे आप, टेक्स्ट बुक में भी बहुत इजी लैंग्वेज में दिया ही होता है। देखिए पढ़ते हैं क्या है इसमें। सो यू विल सी इट, कोड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 parts. Number 1 part is called body of the code and this comprises of 158 sections. तो जो sections वाला part है इसको हम बोलते हैं body of the code, and the other part is what the first schedule, within that we have 51 orders and rules. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 158 sections वाला जो part है इसको हम बोलते हैं कोड की बॉडी ऑफ द कोड, और यहीं से फिल्म से क्वेश्चन आएगा सुनीता मैम आपके। तो राइट डाउन, कीप राइटिंग। जब मैं कहता हूँ राइट बिफोर फिल्म्स, तो राइट बिफोर फिल्म्स, इट विल हेल्प यू इन योर फाइनल। जब एग्जाम देंगे 1 साल बाद आप, तब आपको याद नहीं रहेगा अदरवाइज। तो स्कीम ऑफ द कोड है, पहला है क्या है, बॉडी ऑफ द कोड। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर,
158 सेक्शंस आर देयर एंड हाउ मेनी ऑर्डर्स आर देयर 51 ऑर्डर्स। और मैं आपको छोटा सा काम दे रहा हूं आपको 51 ऑर्डर्स की, ऑर्डर 1 to 51 आपको जो मार्जिनल नोट्स हैं ये तो आपको टिप्स पर रटे होने ही चाहिए, जो कि आप मुझे नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे भी, ठीक है। 158 सेक्शंस में से जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट क्या आप सभी रट लीजिए, छोड़िए, आपकी प्रॉब्लम ही खत्म। 158 सेक्शंस की आप लोग, मैं जानता हूँ यू आर कैपेबल इनफ, इनकी आप रट डालिए हेडिंग्स। अगर आपने इतना भी कर दिया तो आई बिलीव कि एटलीस्ट 15% ऑफ द CPC मीन्स 2 क्वेश्चंस 13 में से, मैं मान के 13 हो या 15 हो, तो उसमें से लगभग 2 क्वेश्चन तो आपके बहुत सिंप्लीफाइड यहीं से मिल जाएंगे। किसी ना किसी सेक्शन के आपसे वो हेडिंग पूछ ही लेंगे और किसी ना किसी ऑर्डर की। आप लोगों में से जितने भी लोगों ने एग्जाम दिए हैं अभी तक, लग गया होगा आइडिया कि वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। 2-3 घंटे में सारा काम हो जाएगा। 2-3 घंटों में 10% CPC खुशबू खत्म, क्या दिक्कत है कि नहीं है। अब इसमें एग्जैक्टली क्या है, इसको आगे देख लेते हैं ढंग से और देखिए कि वोट ये सेक्शंस में क्या खास बात है, व्हाई दे आर ग्रुप टुगेदर एंड व्हाई द कोड। सेक्शंस में आपको मिलेंगे दीज द प्रोविजंस आर ऑफ सब्सटेंटिव नेचर, सब्सटेंटिव नेचर के हैं ये, एंड लेज डाउन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। क्या है समझ लीजिए, ये जो सेक्शंस हैं जनरली दे आर ऑफ सब्सटेंटिव नेचर, they are dealing with what principles of the jurisdiction, res sub judice। जैसे सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 defines the jurisdiction of civil court। सेक्शन 10 again res sub judice, in what cases the second suit may be stayed, res judicata takes away the jurisdiction, constructive res judicata, section 15 to 21, all these sections are dealing with what, with jurisdiction। अदरवाइज ऑल्सो एग्जीक्यूशन वाले सेक्शंस भी हो गए, कहाँ पर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, कौन कौन से क्वेश्चन डिसाइड हो सकते हैं, कौन कौन डिसाइड नहीं हो सकते हैं। तो इन जनरल यू कैन से दीज सेक्शंस आर ऑफ सब्सटेंटिव नेचर एंड दीज ले डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। दीज आर फंडामेंटल इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड एक्सेप्ट बाय द लेजिस्लेचर। यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार आया है कि हु कैन अमेंड द सेक्शंस। Number 1 High Court, number 2 the legislature, answer is legislature। Sections can be amended only by the legislature, they can say what, it is the case of parliament, वो कह सकते हैं कि parliament करेगी या high court करेगी amendment, तो answer is parliament, only parliament can amend the sections, not the high court। why we mention the high court, because first schedule जो है that can be, first schedule means 51 orders with rules, these can be amended by the high court। तो यहां पर कई बार कंफ्यूजन होता है सेक्शंस एंड फर्स्ट शेड्यूल में, विच पार्ट कैन बी अमेंडेड। तो जो ऑर्डर्स हैं, जो फर्स्ट शेड्यूल है दैट कैन बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट, सेक्शंस कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द प्रोसीजर, डील्स विद द मेथड, मैनर, okay, in which the jurisdiction may be exercised। so sections ने jurisdiction बताया, in these courts you can institute the suit and how the suit will proceed, what should be the practices, what should be the procedure for that, that is extensively dealt in the orders and the rules। तो ये relationship है इसमें कि आपको सेक्शंस के साथ में रूल्स पढ़ेंगे तब जाके आपको एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर होगी। जैसे कि सेक्शन 26 देखिए आप सीपीसी में, अपने पीरियड देखिए, उसको क्या है, दैट इज रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय फाइलिंग प्लेंट बट इट शुड बी रेड विद ऑर्डर 4, दैट इज ऑल्सो डीलिंग विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। तो सेक्शन 26 शुड बी रेड विद द, दैट इज। ऐसे ही सेक्शन 104 क्या कहता है आपका, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। तो सेक्शन 104 शुड बी रेड विद 43। तो उस तरीके से इनको पढ़ना होता है हम लोगों ने। तो यहाँ से बहुत सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं और यहाँ से यही क्वेश्चन जज बनाएंगे आपको। बहुत सिंपल है ना, इसलिए क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस अगर आप कराएंगे, इनको स्किप किया आपने, इनको गलत किया, तो आप समझिए यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। लेकिन जैसे एडी में आप लोगों ने बताया कि कुछ केस लॉज ऐसे आ गए जो कभी देखे नहीं थे,
वैसे केस लॉ छूट जाएंगे, आपकी मेरिट ड्रास्टिकली नीचे नहीं आएगी। लेकिन जो ऐसे हैं केसेस कि भी कोर्ट से क्या मतलब है ना, बॉडी से क्या मतलब है, फर्स्ट शेड्यूल को कौन हाई कोर्ट करेगा अमेंडमेंट, ये पार्लियामेंट करेगी, सेक्शन को कौन अमेंड करेगा, उस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप छोड़ कर आते हैं, भैया आए, तभी बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं आया होगा। तो देखिए मुझे ऐसा क्यों लगता है, रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिए हैं मुझे वो सारी मेमोरी ना रिकलेक्ट हो जाती है तुरंत, ये आया है, ये आएगा, ये आता है, तो उस तरीके से ध्यान में रहता है। कर लेंगे आप लोग। अभी का फंडा ये है कि आप सिर्फ जहाँ जहाँ मैं बताता हूँ वहाँ पर आप P4 प्रीलिम्स लिखते चले जाइए, उसी से काम हो जाएगा आपका। पढ़िए आगे को। The amendments made by the court in the rules becomes the part of the code for all purposes as if enacted in the code. What is this? कि हाई कोर्ट ने जो अमेंडमेंट किए, those should be read as if enacted in the code, जैसे कि CPC में पहले से ही enacted थे वो, वैसे ही उनको रीड किया जाएगा। हाई कोर्ट ने जो भी चेंजेस किए हैं, दो चेंजेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कोड इन द सेम मैनर एज इफ कि सिंस बिगिनिंग दोज अमेंडेड वर प्रोविजंस फॉर द पार्ट ऑफ द CPC। जो अमेंडेड पार्ट है CPC का वो पहले से ही था। अगेन यहां से भी स्टेटमेंट बेस्ड आपसे फिल्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक। सेक्शंस एंड रूल्स मस्ट बी रेड together and harmoniously construed. Write down P4 prelims statement based questions again asked. क्या है ये? Sections and rules, these must be read together and harmoniously construed. Harmoniously construed मतलब these should be read together and these should be interpreted in such a way that both the provisions of both sections and of the rules are given importance. दोनों के ही प्रोविजंस को इंपॉर्टेंस देते हुए उनकी को एग्जिस्टेंस को इंश्योर करते हुए आपने इसको इंटरप्रिटेशन करनी है। मींस वो को एग्जिस्टेंस का फॉर्मूला होना चाहिए। हार्मोनियसली कंस्ट्रूड का मतलब होता है कि दोनों को ही बैलेंस बना करके करना है, उसको एक दूसरे को नेगेट नहीं करेंगे। वो एक दूसरे को, जैसे ऐसे समझ लीजिए समता मैडम आप ट्रेन में सफ़र कर रही हैं, है ना, टिकट आपकी बुक है, दूसरे की RAC बिक जाएगी, तो आपने उसको भी थोड़ा बैठा लिया साइड में अपने, आप दोनों क्या कर रहे हैं, हार्मोनियसली ट्रेवल कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, एक दूसरे को एडजस्ट करके आगे बढ़ना, हार्मोनियसली कर लेंगे। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाए तब क्या होगा, इसका अपोजिट है तब क्या होगा, if the sections and rules are inconsistent, if the sections and rules are inconsistent then sections will prevail। कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में जा रहे हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो रहे हैं, दे आर इनकंसिस्टेंट मीन दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, उनके इंटरप्रिटेशन को एक साथ आप कर ही नहीं सकते हैं, ऐसे उसमें यू विल हैव टू चूज वन आउट ऑफ द टू। And if you are given the choice, in that case sections will prevail, not the rules. So sections will prevail over the rules. Again this is the question for your prelims। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि if there is inconsistency between the sections and the rules, then which will prevail? This is which will prevail? Sections will prevail. Very good। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वेदर द कोड इज एग्जॉस्टिव। इंपॉर्टेंट है भाई, राइट डाउन P4 प्रीलिम्स। इसी पॉइंट से भी क्वेश्चन आता है वेदर द कोड इज एग्जॉस्टिव। अभी हम लोगों ने डायरेक्ट पर आए नहीं है देखिए, बट ये जनरल क्वेश्चंस हैं रिलेटिंग टू द कॉमन पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू CPC, वेदर इट इज एग्जॉस्टिव और नॉट, ये क्वेश्चन आता है। तो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग इज इंक्लूडेड और नॉट। वेदर CPC एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि वेदर देयर इज एनी अदर थिंग विच इज बियॉन्ड CPC, है ना। तो इसका आंसर है यस, लेकिन कब, द कोड इज एग्जॉस्टिव ऑन द मैटर्स स्पेसिफिकली डेल्ट विद इट। इसको समझ लीजिए अगेन, यहां से फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा प्रीलिम्स में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या मतलब इस बात का कि दिस इज एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव है ये, लेकिन कब, ऑन द मैटर्स स्पेसिफिकली डेल्ट बाय इट, द मैटर्स विच हैज बीन डेल्ट बाय इट। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं डिक्री की डेफिनेशन,
इससे समझ लीजिए आप। कोड डिफाइंस डिग्री, सेक्शन 2 क्लॉज 2 डिफाइंस डिग्री, मीन्स देन व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? फॉर द मीनिंग ऑफ द डिग्री CPC is exhaustive. You need not to incorporate the meaning of CPC from any other act, from any other provisions other than the CPC. So if they have defined decree or other terms, it means this is the final definition of the thing, whether it is a decree, whether it is the judgment or what. क्यों? क्योंकि CPC defines decree. तो टू दैट एक्सटेंट ये एग्जॉस्टिव है इस सेंस में कि डिक्री की डेफिनेशन यू विल टेक ओनली फ्रॉम द CPC। नाउ देयर मे बी सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली डेल्ट बाय इट। देखिए ये आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं, है ना। लेजिस्लेचर कैन नॉट प्रिज्यूम एवरीथिंग कि व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर। भविष्य में कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं, कौन कौन सी सिचुएशन सामने आ सकती है, उन सभी को कंटेम्पलेट करना, उन सभी को फोरकास्ट करना और उसी के लिए एडवांस में सब कुछ बना के नियम रखना पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी सोच लीजिए, है ना। तो देयर में बी सर्टेन सिचुएशंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द CPC। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस देयर इज अ वर्ड इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट्स। ये देखिए क्या है, कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर फॉर द मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली डेल्ट विद इट। CPC इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो CPC जी एग्जॉस्टिव ऑन द मैटर्स डेल्ट बाय इट। CPC इज नॉट एग्जॉस्टिव फॉर द मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली डेल्ट बाय इट, एंड इन दैट केस व्हाट इज द रेमेडी? द कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर to act according to the principles of justice, equity and good conscience। इसको समझ लीजिए। The court has inherent power। inherent power को हिंदी में बोलते हैं अंतर्निहित शक्ति। कौन सी शक्ति? जो अंतर्निहित हो, the power within। ठीक है, court has inherent power what? To pass any order according to the principles of justice, equity and good conscience, है ना। सो कई बार कोर्ट को ऐसा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे करते हैं, मैं क्रिमिनल साइड से समझाता हूँ आपको, है ना, उसी को फिर हम लोग सिविल साइड में लेकर आएंगे, क्योंकि जो अभी मेरे माइंड में एग्जांपल आ रहा है वो क्रिमिनल साइड से आ रहा है। एक लड़का और लड़की में दोस्ती है, ठीक है, दोनों जुडिशरी एग्जाम देने आए थे, दोनों कोचिंग कर रहे थे, ठीक है, ना लड़का पास हो रहा है ना लड़की पास हो रही है, सही। अब लड़की की कॉल आ गई घर से कि बेटी अब तुम घर आ जाओ, तुमने 3-4 टाइम दे दिए, तुम घर आ जाओ। लड़का भी अपने घर चला गया और ऑफिशियली इनका ये एक्स की कैटेगरी में आ गया, ऑफिशियल ब्रेकअप हो गया, सही है। लेकिन लड़का अब जुडिशरी में सेलेक्ट हो गया, DJS में। अब लड़की को पुराना प्रेम याद आया कि मैं भी दिल्ली में रहूँगी, कि हाँ बोलो। करेंगे अब कैसी बात कर रही हो, हमारा तो ब्रेकअप हो गया था, मैं तो शादी होने वाली है। करें नहीं, तुम्हारा कमिटमेंट था, शादी तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। मामला बढ़ गया, फिर FIR दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब लड़के को समझ में आया कि थी तो ये भी मेरी पसंद, नौकरी और जाएगी हाथ से अब। तो नाउ दे अप्रोच द कोर्ट कि जी हमारा तो सेटलमेंट हो रहा है, बट अब यहाँ पर देखो कैसी सिचुएशन है। यहाँ पर ये सिचुएशन है, टेक्निकली एज पर द IPC दिस वाज द ऑफेंस ऑफ रेप, अगर उन्होंने एलिगेशन लगाया है तो, ठीक है, और ये नॉन कंपाउंडेबल कैटेगरी में भी आता है। दिस द ऑफेंस ऑफ रेप इज नॉट कंपाउंडेबल, तो इसमें आपस में कॉम्प्रोमाइज से द्वारा सेटल हो नहीं सकता, है ना। तो ऐसी उसमें क्या सिचुएशन, लेकिन सिचुएशन आप देखोगे, अगर आप देखेंगे जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस में देखेंगे तो भाई देखिए, जहाँ लड़का राजी है, दे वांट टू मैरी, तो व्हाई टू प्रोसिक्यूट द बॉय। यहाँ पर जस्टिस उस तरफ से देखेंगे तो वैसा लिखेगा आपको। तो देयर शुड बी सम पावर इन द कोर्ट कि वो ऐसे टेक्निकल मैटर्स में इंटरफेयर करके द कोर्ट शुड बी इन ए पोजिशन टू पास एन ऑर्डर एज पर द डिमांड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एंड एज पर द डिमांड ऑफ द जस्टिस।
देयरफॉर हाई कोर्ट इन क्रिमिनल साइड इज गिवन द इनहेरेंट पावर्स, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 इनहेरेंट पावर्स एंजॉय करते हैं। उसका मतलब यह है कि दे कैन पास एनी ऑर्डर इन द इंटरेस्ट टू मीट द एंड्स ऑफ द जस्टिस, न्याय के हितों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार के आदेश की आवश्यकता है वैसा आदेश वो पारित कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसे कहते हैं इनहेरेंट पावर। सिविल साइड में इसी प्रकार की जो पावर है वो दैट इज एंजॉयड बाय ऑल द सिविल कोर्ट्स। क्रिमिनल केसेस में जो लोअर जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, अप टू सेशन कोर्ट, दे डोंट एंजॉय द इनहेरेंट पावर्स, ओनली द हाई कोर्ट एंजॉयज द इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482। सही है? तो वहाँ पर 482, यहाँ पर सिविल साइड में यू गेट दिस पावर अंडर सेक्शन 151। पढ़ लीजिए इसको एक बार अच्छे तरीके से। Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for what? For the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court. Such order as may be necessary for the ends of justice. इसको देखिए, समझाए तो ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति जो कि न्याय के हितों के लिए आवश्यक हो, ठीक है, या टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का जो प्रोसेस है उसका एब्यूज नहीं हो पाए, उसको बचाने के लिए जो भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है वैसा ऑर्डर पास कर सकती है अंडर सेक्शन 151। तो ये जो पावर है कोर्ट की, सिविल कोर्ट की, इसे बोलते हैं इनहेरेंट पावर। इसका बेसिक क्या है? बिकॉज कोर्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिलीवर जस्टिस। कोर्ट का गठन ही इसीलिए हुआ है कि वो न्याय करें, तो वो टेक्निकलिटीज में ना फंसे और जो उनका बेसिक काम है वो काम करें। ये समझ पा रही है कुंजन? जैसे ऐसे समझिए, विधि जुडिशियल इंस्टीट्यूट है ना, एकेडमी। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज। अब आज हमारी मैनेजमेंट आता है कि कल को एक पार्टी है, कल क्लासेस नहीं होंगी, एक पार्टी है, फिर परसों खुशबू का बर्थडे है, उससे अगले दिन दिव्या का बर्थडे है, एक हफ्ते बाद आप क्या कहोगे कि ये कोचिंग में हम लोग पढ़ने आए हैं या पार्टी करने आए हैं? कोचिंग का पर्पज़ क्या है? बेसिकली कोचिंग इज फॉर व्हाट? कोचिंग इज फॉर टीचिंग यू, फॉर गाइडिंग यू फॉर द एग्जाम, इट इज़ नॉट फॉर सेलिब्रेशंस, है कि नहीं है? तो एक पर्पज़ होता है। उसी तरीके से कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशन का ही पर्पज़ है। तो बेसिक पर्पज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट इज व्हाट? टू डू जस्टिस। तो एंड प्रोडक्ट शुड बी जस्टिस। कोर्ट ने आज क्या किया? न्याय किया। तो उस तक जाने के लिए, अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आदेश पारित करना पड़े कोर्ट को, उस शक्ति को बोलते हैं उसकी अंतर्निहित शक्ति या इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। तो आई बिलीव आपको इनहेरेंट पावर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। जब हम लोग सेक्शन 151 पढ़ेंगे या इसका एक अलग से टॉपिक को डील करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, राइट शॉर्ट नोट ऑन द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोड। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आता है या शॉर्ट नोट में आ जाएगा किसी भी तरीके से। और प्रीलिम्स में तो 151 इनहेरेंट पावर्स कौन सेक्शन में दी गई है? 115 में गई है। या इसकी जो डायरेक्ट लैंग्वेज है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, वो कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें से आता है, द सीपीसी हैड द रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का मतलब क्या है? कि ऑपरेशन फ्रॉम द बैक डेट। सही। सुनीता मैडम ने, मान लीजिए सुनीता मैडम ने हमारे यहाँ एडमिशन लिया मई में, शी डिपॉजिटेड फीस ऑन दी, प्रिज्यूम कीजिए 1 मई को। नाउ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 12 to 15 months। अब हम कह रहे हैं, दिसंबर में हमने कह दिया इनसे कि मैडम कोर्स तो कंप्लीट हो गया, 12 महीने हो गए आपके, कि हाउ इट इज सो? तो 8 महीने में 7 months हुए, मैं तो मई में आई हूँ। नहीं, हम आपके कोर्स की जो स्टार्ट है वो 1 जनवरी से ही मानेंगे, भले ही आपने किसी डेट पे एडमिशन लिया हो। तो ये क्या हो गया? रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन दे रहे हैं हम। तो बिखर जाएंगी, ऐसे कैसे हो जाएगा?
रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक स्टूडेंट ने 1 मई को एडमिशन लिया, बट वी आर स्टार्टिंग हिज कोर्स फ्रॉम 1 जुलाई। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन कर रहे हैं। तो एक हुआ भूतलक्षी, एक हो गया भविष्यलक्षी, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन या फिर प्रोस्पेक्टिव। तो इन केस ऑफ सीपीसी प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन सभी के होंगे भी जिस डेट को कोई एक्ट एनफोर्स हुआ, डेट ऑफ इट शुड बी, ये तो लॉजिकल ही है, जिस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन आया उसी डेट से उसको आगे ऑपरेशन माना जाएगा, उसके जो प्रोविजंस हैं दैट शुड बी इफेक्टेड फ्रॉम दैट डेट। तो वेदर इट इज पॉसिबल कि इट शुड हैव द रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन पिछली डेट से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, ठीक है। विद दैट एनफोर्समेंट डेट फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो बिकेम एनफोर्सेबल। देन ऑल लॉज विच वर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स बिकेम वॉइड। ऐसे सभी विधियां, ऐसे सभी लॉ जो मूल अधिकारों से असंगत थे वो सारे शून्य हो गए। लेकिन कौन सी डेट से हुए? 26 जनवरी 1950 से, ना कि बैक डेट से। समझ रहे हैं आप? रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से नहीं हुए। अब सीपीसी में आ जाइए। सीपीसी में एक प्रोसीजर दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन देयर कि व्हेन विल यू फाइल द कंप्लेंट, है ना, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द प्लेंट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे आप, किस कोर्ट में करेंगे, क्या आपकी सम्मन्स के लिए कितनी फीस होगी, कितने सम्मन्स के लिए जो इशू करने के लिए जो फीस जो देगी वो कितने डेज में होगी, डब्ल्यूएस कितने फाइल करेंगे, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन दैट केस। नाउ सडनली ये चेंज हो गया। जैसे 1908 में आया, इससे पहले भी एक सीपीसी रही होगी। अब 1908 में जब सीपीसी आई तो जो पहले से जो केसेस चल रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, वो कौन से सीपीसी चलेंगे? वेदर इट दो शुड बी गवर्न नाउ विद द न्यू सीपीसी और दो शुड बी गवर्न बाय द अर्लियर सीपीसी। अगर हम अर्लियर इसी सीपीसी से न्यू सीपीसी को भी उन पे अप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे वी आर गिविंग इट रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। मीन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटिगेशन है उस पर भी ये न्यू सीपीसी अप्लाई कर रहे हैं, तो देन वी विल से वी आर अप्लाइंग दी सीपीसी इन दी रेट्रोस्पेक्टिव वे। अब मान लीजिए हिंदू कहे नहीं मेरा केस तो तब से चल रहा है जब से लेके 1908 से पहले की जो सीपीसी लागू थी, तो आई शुड बी अलाउड टू फॉलो दैट प्रोसीजर। तो व्हाट इज द केस? आपको सिचुएशन समझ में आई नहीं आई है? पढ़ लीजिए एक बार, देखिए सी द बोर्ड। डच सीपीसी हैज रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा प्रीलिम्स में, आपको ध्यान कर लीजिएगा। एंड द आंसर इज वेल एस्टैब्लिश्ड। क्या है? प्रिंसिपल्स, इट इज वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स व्हाट दैट प्रोसीजरल लॉज आर always retrospective in operation. P for prelims. Procedural laws are always retrospective in operations unless there are good reasons to the contrary. If the laws are of which category? Procedural laws के हैं। अगर procedural laws हैं तो जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यही है कि दीज आर रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। ये सभी लॉज रेट्रोस्पेक्टिव होंगे नेचर में, सही है। अगर कब जनरल रूल यही है, अनलेस देर आर गुड रीजंस टू द कॉन्ट्रेरी। अगर एक्सेप्शनली अगर वो एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है तब तो बात अलग है, लेकिन जनरल फॉर्मूला यही है कि दीज आर रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। एंड बिकॉज सीपीसी इज ऑल्सो ए प्रोसीजर लॉ, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। केस का नाम लिख लीजिए, आनंद गोपाल केस है, मोहनलाल जैन का एक केस है। इसमें क्या बात कही गई थी? इसमें यह कहा गया था प्रोविजंस ऑफ प्रोसीजर लॉज विल अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी कमेंस्ड। कौन सी प्रोसीडिंग्स? प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी कमेंस्ड, जो प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी कमेंस हो चुकी हैं एट द टाइम ऑफ देयर इनैक्टमेंट। ये जो आपकी
1 जनवरी 1908 को सीपीसी लागू हुई, ठीक है। दिस इज द डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ सीपीसी। इससे पहले की जो है, अप टू इससे पहले की जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं, सॉरी 9 ईयर प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी कमेंस्ड हो गई, उससे पहले की डेट हो गई है, ठीक है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीपीसी से पहले की जितनी प्रोसीडिंग्स हैं, क्या 1 जनवरी 1909 के बाद में, डेट ऑफ इनैक्टमेंट के बाद में, क्या यही वाली सीपीसी लागू उन पे हो गई? यस। प्रोविजंस ऑफ सीपीसी विल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी कमेंस्ड। और अगेन यहाँ से आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिलेगा। कर लेंगे नहीं कर लेंगे आपके? रीजन क्या है? नो वन कैन हैव ए वेस्टेड राइट इन फॉर्म्स ऑफ प्रोसीजर। किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो प्रोसीजर में अपने किसी भी प्रोसीजर को वो एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम करे कि नो, वो सब्सटेंटिव राइट तो हैं आपके। प्रोसीजरल राइट्स आर नॉट वेस्टेड राइट्स। इफ द प्रोसीजर चेंजेस, द चेंज प्रोसीजर मे बी अप्लाइड इन योर केस। एक थे यतेंद्र बाबू, सही है। उनके घर में शिकायत आई कि तुम्हारे लड़के ने गली के लड़कों से लड़ाई करी है। ये कब आई? ये डेट मान लीजिए 1 अगस्त 2023 को। अब इसके पापा ने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। अब उसे बुला लिया तरीके से, तू कॉलेज में बहुत लड़ता था, तू ये भी करता था। उन्हें पूरी की पूरी इसके इतिहास को कुरेदना शुरू कर दिया। व्हाट विल यू से? कि बात तो अभी की थी, अभी की बात करो ना, पिछली बातें क्यों लेके जा रहे हो आप? ऐसा होता है ना कई बार, ये सास बहू में तो होता ही है। एक झगड़ा आज का है, पुराने सारे मुझे ऐसे कहा था, मुझे वैसे कहा था, फिर शादियों में ऐसे कहा था, इसकी अम्मी ने ऐसे कहा था, इसने ऐसे कहा था, हमारे रिश्तेदारों कैसे हुआ। सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की एक ही कहानी होती है। तो क्या हुआ? रेट्रोस्पेक्ट मतलब भूतकाल में जाना। अब यहाँ पर लॉ को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। क्या है कि एक जैसे ही ये सीपीसी हमारी डेट ऑफ इनैक्टमेंट है इसकी 1 जनवरी 1909 को सीपीसी लागू हुई। एक आपका केस चल रहा है यतेंद्र वर्सेस व्हाट, आलिया कर देते हैं। चलिए, यतेंद्र वर्सेस आलिया एक केस चल रहा है, और ये केस चल रहा है आपका 1/1/1900 से। 9 साल से एक केस चल रहा है, और उस समय की सीपीसी के अकॉर्डिंगली चल रहा है। अब ये नई सीपीसी 1/1/1909 में लागू हो गई, समझ रहे हैं। तो एक प्रोसीजर P1 हो गया पहला वाला, एक प्रोसीजर P2 हो गया, न्यू प्रोसीजर हो गया। अभी तो क्वेश्चन ये है कि क्या P2 प्रोसीजर, वेदर दिस P2 प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ द प्रोसीडिंग्स विच वर कमेंस्ड इन ईयर 1900 में जो हुए थे। ये सिचुएशन है। तो अगर ये सिचुएशन, ये कौन सी प्रोसीडिंग्स हो गई? ये प्रोसीडिंग्स है विच हैज कमेंस्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ऑलरेडी कमेंस्ड की कैटेगरी में ये प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी कमेंस्ड, ये रहा प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी कमेंस्ड एट द टाइम ऑफ देयर इनैक्टमेंट। एक डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है यहाँ पर? 1/1/1909। 1/1/1909 की डेट पर जो पहले से ही ऑलरेडी लिटिगेशन गोइंग ऑन थी, क्या उस पर सीपीसी लागू होगी या नहीं? आंसर इज यस। तो इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। तो अब तो भूल जाओगे। एग्जॉस्टिव। एक लड़का था यतेंद्र, उसकी जेब में थे 1 लाख रुपए। वक्त का मारा था, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। अब उसे गर्लफ्रेंड ये शॉपिंग कराओ, वो शॉपिंग कराओ, सीपी चले गए, सारा पर्स हो गया खाली। फिर भी कह रही है अब मुझे बस रिंग दिलवा दो। व्हाट विल यतेंद्र से? पर्स इज नाउ ब्लैंक, एग्जॉस्टेड। सही है। वहाँ से निकलता है कॉन्सेप्ट, जब सब खत्म हो जाए, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। अब मैडम रहो या साथ रहो, जाओ, पर्स इज एग्जॉस्टेड नाउ। या तुमसे बहुत मेहनत करा ली पेरेंट्स ने, है ना, बहुत थक गए तुम, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कराए जा रहे हैं, बिल्कुल गिरने वाले हो। अब फिर भी कह रहे हैं बेटा जरा बाहर सब्जी ला दे, तो क्या कहोगे मम्मी से? कि यू आर एग्जॉस्टेड नाउ। यानी कि एक एंड हो गया उसका।
चाहे वो एक्सपेंडिचर के पॉइंट से कहा मैंने आपको, यहाँ पर आपकी फिजिकल उससे कहा, मैं एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझा रहा हूँ। अब एग्जॉस्टेड यहाँ पे क्या मतलब है, एक्ट इज एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट, फॉर दैट पर्पज दैट इज द एक्ट इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग एंड देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। अगर सीपीसी का मतलब ये हुआ कि जो सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब सीपीसी में हैं, या उससे बाहर भी कुछ ऐसे प्रोसीजर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एविडेंस का देता हूँ, एविडेंस क्या समझेंगे आप, वहाँ पर भी एविडेंस एक्ट में भी ये क्वेश्चन आता है कि वेदर द एविडेंस एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट। हम कहते हैं द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, वाई, बिकॉज वहाँ पर जो कुछ रूल्स ऐसे हैं, रूल्स ऑफ एविडेंस, वो बियॉन्ड एविडेंस एक्ट में भी हैं। जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोविजंस हैं, वो आपको एविडेंस एक्ट में सेक्शन 101, 102 में एंड ऑनवर्ड्स भी मिलेंगे। बट इफ यू विल रीड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इफ यू रीड द सेक्शन 16 क्लॉज 3, बर्डन ऑफ प्रूफ वहां पे मिलता है आपको कि द पार्टी हु इज इन ए पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ, है कि नहीं है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट एविडेंस में भी मिला, बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट में भी मिला, और ऐसे ही अलग अलग जगह मिल जाएगा आपको। तो हम कहते हैं कि नो, एविडेंस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स, सर्टेन concepts which are available in other acts as well. Now come to the CPC. In case the rule is that कि whatever is mentioned in the CPC, like definition part, what do you mean by the decree? Now decree की definition यहाँ पे जो दी गई है CPC में, that will be applicable in case of the civil procedure wherever it is वो। तो CPC is exhaustive in case of decree of definition, mean profit definition, whatever। तो जो जो matters deal कर लिए गए हैं CPC में, you will not search those things beyond that CPC। ठीक है, किसी मैटर पर you want to see the certain provisions, like you want to see the on execution, now you will search that provision whether it is applicable, is available in CPC or not. This is applicable. Now the CPC is containing that provision, therefore you will not see or you will not apply any other similar provision in case of civil procedure because it is already applicable in CPC, available in CPC। तो CPC के प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे आप, बियॉन्ड CPC नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई मैटर ऐसा है जो CPC में दिया ही नहीं गया, किसी सिचुएशन को कवर ही नहीं किया गया है, ऐसे केस में फिर कोर्ट विल अप्लाई इनहेरेंट पावर्स। ठीक है, अब बात समझ में आई। तो ये एग्जॉस्टिव का मीनिंग भी हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव भी आ गया। और कोई क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग? चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन 1 और फिर मैं उसके साथ पढ़ाऊंगा आपको सेक्शंस 121 ऑनवर्ड्स। रूल्स स्कीम पढ़ रहे थे ना हम लोग, अभी सीपीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। सीपीसी का नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा अगली क्लास में, कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल, ये सब आ जाएगा। और उसके बाद में सेक्शन 2 क्लॉज 1 में है डेफिनेशन कोड की, तो रूल्स के, तो रूल मेकिंग, हाउ द रूल्स आर मेड, क्या प्रोसीजर है, वो प्रीलिम्स में आएगा। तो अगली क्लास का सब्जेक्ट ये होगा। करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सारी ही क्लासेस को सीक्वेंस में करना है आप लोगों ने। और एक बात ध्यान रखना, जज बनना मुश्किल नहीं है, बस हमेशा अपने से कहते रहिए, और ये प्रूव हो जाएगा। आप जैसे जैसे कोर्स बढ़ेंगे आगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। आप जज कब नहीं बनेंगे? जब आप मॉरल डाउन करेंगे, आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे, आपका ध्यान कहीं और होगा। एग्जाम दोस्तों उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू वेरी मच।